नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की इस क्लास में। साथियों, राजस्थान इतिहास का विषय हम पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास में चौहान, मेवाड़ के गुहिल और जयपुर के कछवार राजवंश का इतिहास हमने देख लिया था। आज एक नए राजवंश के साथ मध्यकालीन राजस्थान की शुरुआत हम देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है मारवाड़ का राठौड़ वंश। साथियों, जिस गहराई के साथ और जिन कहानियों के मज़ेदार किस्सों के साथ हमने राजस्थान का पिछला इतिहास पढ़ा, उन्हीं कहानियों के साथ आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। साथियों, राठौड़ पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि मारवाड़ कहते किस क्षेत्र को है और राठौड़ थे कौन। तो आप सभी विद्वानों को यह पता है कि मारवाड़ क्षेत्र जो है, यदि अगर देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में जो रियासत थी, जोधपुर संभाग जिसे वर्तमान में कहा जाता है, उसे रियासत काल में या मध्यकाल में मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। तो ये जोधपुर वाला जो क्षेत्र था पूरा मारवाड़ रियासत के रूप में जाना जाता था। राठौड़ जो थे, बताया जाता है कि दक्षिण भारत में एक राजपूत जाति शासन करती थी जिनका नाम था राष्ट्रकूट। उन राष्ट्रकूटों की एक शाखा पहले कन्नौज वाले क्षेत्र में आती है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ आकर वो गढ़वाल बन जाते हैं। जैसे जयचंद गढ़वाल जो हमने सुना, वो भी गढ़वालों की शाखा राष्ट्रकूटों से निकली हुई है। और फिर गढ़वाल जो है वो यहाँ राजस्थान आते हैं, और यहाँ आने के बाद राठौड़ वंश के नाम से एक नई शाखा की शुरुआत करते हैं। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये राठौड़ जो है वो दक्षिण भारत की एक राजपूत जाति राष्ट्रकूटों की ही एक शाखा है। साथ ही राजस्थान में आने वाली सबसे अंतिम राजपूत जाति अगर कोई थी तो वो थे आपके राजस्थान के राठौड़ राजवंश के शासक। तो राठौड़ जो है वो राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है, और राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत की एक राजपूत जाति थी। उन्हीं की एक शाखा ने यहाँ पर राठौड़ राजवंश की शुरुआत की। लेकिन राष्ट्रकूट सीधे यहाँ आने के बजाय पहले कन्नौज वाले क्षेत्र में गए, और फिर उसके बाद जो है वो कन्नौज वाले क्षेत्र से यहाँ आते हैं। अब कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये कन्नौज के गढ़वालों की शाखा थी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राठौड़ जो है वो बदायूं के गढ़वालों की एक शाखा थी। इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी, ये दोनों मिलते हैं, दोनों मानते हैं कि राठौड़ जो है वो कन्नौज के गढ़वालों की शाखा है, यानी कि राठौड़ जो है वो कन्नौज से आए थे। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ये दोनों मानते हैं कि ये बदायूं से आए थे। तो बदायूं और कन्नौज दोनों ही गढ़वालों के शासन थे, और कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी बताते हैं कि ये राठौड़ कन्नौज के गढ़वाल थे, और गौरीशंकर हीरानंद ओझा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बताते हैं कि ये बदायूं के गढ़वाल थे। तो ये राठौड़ों की के आगमन से रिलेटेड इनकी प्रारंभिक जानकारी थी। मारवाड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है, राठौड़ कौन थे, इन सारे विषयों पर हमने जो है वो चर्चा की है। राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था राव सिंहा। राव सिंहा राठौड़ वंश का संस्थापक था, और राठौड़ वंश का आदि पुरुष इसे माना जाता है। और राव सिंहा जब मारवाड़ क्षेत्र में आए तो शुरुआत में इन्होंने जब राठौड़ वंश की शुरुआत की, राठौड़ वंश की स्थापना की, तब बालोतरा जो वर्तमान में बाड़मेर में है, बालोतरा, इस बालोतरा में इन्होंने अपने शासन की शुरुआत की थी। यानी कि शुरुआत में ये राठौड़ जो थे राव सिंहा के समय सबसे पहले आकर बसे थे बालोतरा में। फिर बालोतरा से ये पाली आते हैं, पाली से ये मंडोर, और मंडोर के बाद फिर ये प्रॉपर जोधपुर के अंदर अपनी राजधानी बनाते हैं। तो वो क्रम सारा हम देखेंगे। अब राव सिंहा के बारे में कुछ जानकारियां ये मिलती है, कुछ कहानियां प्रचलित है राव सिंहा के बारे में। तो सबसे पहले तो राठौड़ वंश का ये संस्थापक था। दूसरा, पाली जो जिला है वर्तमान में, इस पाली जिले में गांव है बीठू गांव। इस बीठू गांव से एक अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख में इनकी प्रारंभिक जानकारियां कुछ मिलती है कि राव सिंहा के पिता का नाम मिलता है। इनके पिता का नाम सेतराम जी था, इनकी पत्नी का नाम पार्वती सोलंकी था, और इनकी जो मृत्यु है वो 1273 में हुई।
और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी इन्हीं के साथ जो है वो सती हो गई थी। अब राव सिंह के बारे में जो कहानी हमें मिलती है वो राव सिंह के बारे में कहानी ये है कि राव सिंह सेतराम जी के पुत्र थे और सेतराम जी जो है वो कन्नौज वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, क्योंकि बताया अभी मैंने, क्योंकि गढ़वालों की एक शाखा थी, तो कन्नौज में शासन कर रहे थे सेतराम जी। सेतराम जी के 50 पुत्र हो चुके थे और 51वां जब बेटा इनका जन्म लेता है तो उस बच्चे की कुंडली में एक पंडित के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि अगर इस बच्चे की शक्ल इसके पिताजी देख लेंगे तो वो पिताजी जो है वो मारे जाएंगे, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में जो है वो दोष है, इनके नक्षत्र बिगड़े हुए हैं। तो सेतराम जी ने कहा अपने कौन सा जरूरी इसी की शक्ल देखे, अपने 50 और हैं पहले ही और थोड़े बहुत और कर लेंगे। तो सेतराम जी के टोटल 100 बच्चे थे, 50 तो इस राव सिंह से बड़े थे और 49 इससे छोटे थे। ये 51वें नंबर का था, इसकी कुंडली में दोष था और पंडित ने कहा कि इसकी शक्ल इसका बाप नहीं देखना चाहिए। तो सेतराम जी ने कहा भाई अपने लिए कोई जरूरी भी नहीं है बस इसकी शक्ल देखी जाए। तो अपने 2 सैनिकों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को जंगल में ले जाओ और जंगल में इसको मार के गाड़ के वापस आ जाओ। अब जल्लाद जब इसको मारने के लिए गए, एक छोटा सा बच्चा 5, 7, 8 दिन का बच्चा, तो जल्लाद कितने बड़े जल्लाद हो लेकिन 5 दिन के बच्चे, 5, 7 दिन के बच्चे को कैसे ही मारा जाए। तो जल्लादों ने एक काम किया, भाई इस पाप को अपने सिर लेने से बढ़िया है इसको एक गुफा के अंदर फेंक दिया जाए। तो एक गुफा जिसमें एक शेर और शेरनी रहा करते थे और उनके कुछ शावक थे, कुछ बच्चे थे, उनके अंदर इस राव सिंह को फेंक के वो आ जाते हैं। बड़े चमत्कार की बात थी कि उस शेरनी ने इस राव सिंह को मारने के बजाय, उस बच्चे को मारने के बजाय अपने बच्चों के साथ ही इसका पालन पोषण किया। वो धीरे धीरे उन्हीं शावकों के साथ बड़ा हुआ, शेरों के झुंड में घूमता, शेरों के साथ ही खाना खाता, उन्हीं के साथ पानी पीता, उन्हीं के साथ सो जाता। तो धीरे धीरे ये शेर की तरह हो गया। तो शेर की तरह जब ये हो गया तो एक दिन कहीं पानी पीने जा रहे थे तो वहां शेरों के एक झुंड के अंदर लड़ाई हो जाती है। अब शेर की, क्योंकि शेरों के साथ ये रहा, इसका बचपन पूरा शेरों में बीता, तो उसके बड़े बड़े नाखून हो गए, बड़े बड़े दांत हो गए और फिर ये चलता भी शेरों की तरह ही था, दोनों हाथों से और दोनों पैरों से, क्योंकि शेर 4 पैर से चलता है तो ये भी 4 पैरों से ही चलता था। पालीवाल ब्राह्मणों का एक झुंड जो मारवाड़ क्षेत्र से व्यापार करने के लिए इधर बंगाल की तरफ जाता था, जंगल से गुजर रहा था, तो शेरों का एक झुंड पालीवाल ब्राह्मणों ने देखा और पालीवाल ब्राह्मणों ने देखा कि बाकी तो शेर लग रहे हैं, इनमें एक आदमी जैसा दिख रहा है, शेरों की तरह बिहेव कर रहा है, बड़े बड़े बाल हैं और शरीर पे भी कोई कपड़ा नहीं है। तो ये तो बड़े चमत्कार की बात है। अब जाके किसे कहा जाए, उस क्षेत्र के, क्योंकि जो राजा था वो सेतराम जी थे, सेतराम जी के पास गए। अब सेतराम जी की नजर में तो वो बच्चा मर चुका है। अब वो पालीवाल ब्राह्मण जाके अपनी आप बीती बताते हैं कि साहब सेतराम जी एक आदमी ऐसा देखा, शेरों के साथ रह रहा है, उनके जैसा बिहेव कर रहा है और शेरों को मार और रहा है, मतलब शेरों से भी ज्यादा ताकतवर है वो। सेतराम जी अचरज में पड़ गए कि यार ऐसे कौन सा आइटम आ गया अपने राज्य में। सेतराम जी ने सैनिकों को भेजा, तब वो 2 सैनिक खड़े हुए और 2 सैनिक सिर झुकाए खड़े हुए हैं और सेतराम जी से कहते हैं कि माफ़ करना सरदार, हो ना हो ये बच्चा वही है, क्योंकि हमने तब इसे मारा नहीं था और जब हमने इसको मारा नहीं था, शेर की गुफा में फेंक दिया था, तो शेरों की तरह जो बिहेव कर रहा है ये आप ही का बेटा है। सेतराम जी ने कहा कि यार तो बड़े अचरज की बात है, चलो कोई बात नहीं। पंडित ने यही तो कहा था कि शुरुआत के 10 साल तक इस बच्चे की शक्ल इसका पिता नहीं देखना चाहिए। अब तो 10 साल से तो बहुत ज्यादा बात, बहुत दिन बीत गए, 20-25 साल हो गए। तो एक काम करो, उस बच्चे को लिया, अब तो मैं शक्ल भी देख सकता हूँ। उस बच्चे को लाया जाता है सेतराम जी के दरबार में और सेतराम जी देख के कहते हैं कि यार मेरा बेटा है ये। उसको निलाया धुलाया, क्योंकि अब तक नया धोया भी नहीं था, बाल वाल कटवाए, कपड़े वपड़े पहनाए, उसको इंसानों की तरह रहना सिखाया, क्योंकि जंगल में था तो कच्चा मांस खाता था, उसे फ्राइड मांस, रोस्टेड मांस भी खिलाना सिखाया। कुल मिला के उसको दरबार में रहना सिखाया, थोड़े बहुत लक्षण सिखाए, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी एक हाथ पर तो झपट्टा मार ही देता था। पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करके जब वापस आए तो पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि साहब क्या रहा उस बच्चे का, वो जो शेर की तरह बिहेव कर रहा था, कि ब्राह्मणों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि तुमने मेरे बिछड़े हुए बेटे से मिला दिया, वरना न जाने कहाँ रहता, न जाने क्या करता।
फिर पालीवाल ब्राह्मणों ने एक और रिक्वेस्ट की कि साहब एक काम करो, आपके तो खूब ही बच्चे हैं, 50-100 बच्चे हैं आपके टोटल, एक काम करो, हमारे क्षेत्र में कोई राजा नहीं है इसलिए हमारे हर कोई लूटपाट कर जाता है, आपके एक बेटे को हमारे वहाँ भेज दो, हम उसको राजा मान लेंगे, बदले में उसको टैक्स वगैरह दे देंगे तो वो हमारी रक्षा कर लेगा। सेतराम जी ने कहा किसी को ही ले जाओ, 100 बच्चे हैं हमारे। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि ना ना ना, और से मतलब नहीं है, हमें वही चाहिए शेर जैसा। तो वो शेर जैसा जो बच्चा था वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा उसकी ताजपोशी की जाती है, अपना राजा बनाया जाता है, और वही बच्चा राव सिंहा के नाम से जाना जाता है। सिंहा शेर, तो राव सिंहा जो है वो राव सिंहा ये है। फिर बाद में अंग्रेजों के द्वारा कई कहानियां लिखी गई, उनमें एक कहानीकार था, एक इतिहासकार था रुडयार्ड किपलिंग। उस रुडयार्ड किपलिंग ने राव सिंहा से प्रेरित होकर, इसकी कहानियों से प्रेरित होकर एक बुक लिखी, द जंगल बुक। जो मोगली वाला जो किरदार है ना, वो मोगली वाला किरदार राव सिंहा से लिया गया है, कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर है। तो ये थे राव सिंहा जी, राठौड़ वंश के संस्थापक, जिन्होंने बालोतरा में अपने वंश की शुरुआत की। इनकी प्रारंभिक जानकारी बीठू गांव अभिलेख जो पाली से मिला है उसमें मिलती है। और पिता का नाम सेतराम जी था, पत्नी का नाम पार्वती सोलंकी था, जो इनकी मृत्यु पर इनके साथ सती हो गई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1273 में हुई थी। इसके बाद राव सिंहा के बाद अगले शासक बनते हैं राव आस्थान जी। ये बालोतरा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े और भूभाग पर अधिकार करते हैं और अपनी शक्ति का केंद्र बना लेते हैं। पाली में एक स्थान पड़ता है गुंदोज, तो गुंदोज को अपनी शक्ति का ये केंद्र बनाते हैं। उसी समय दिल्ली में खिलजी सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी और खिलजी सल्तनत का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, वो जलालुद्दीन खिलजी पाली पर अधिकार कर लेता है। और पाली की रक्षा करते हुए राव आस्थान जी जलालुद्दीन खिलजी की सेनाओं से युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो जेके से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। यहाँ जेके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी। राव आस्थान के बाद मारवाड़ के जो अगले राजा बनते हैं उनका नाम है राव दुहड़ जी। राव दुहड़ जी जब अपने दरबार में एक दिन बैठे थे, शादी वादी हो गई थी, नई नई पत्नी आई थी, तो राव दुहड़ जी और राव दुहड़ जी की पत्नी के बीच में तीखी नोकझोंक होती है और रोज लड़ाइयां होती है। तो एक दिन बात लड़ते लड़ते पति पत्नी की बात से बात खानदान पर कब पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। अब आप में से जो कोई शादीशुदा हो वो बहुत अच्छे से जानता होगा इस बात को। तो दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी और बात खानदान तक पहुंच गई। एक दूसरे के खानदान को ब्लेम करने के लिए ये शुरू हुए कि तेरा खानदान नीचा, तेरा खानदान नीचा। तो दुहड़ जी की जो पत्नी थी उसने गुस्से गुस्से में कह दिया कि तुम्हारा कोई ठिकाना तो है क्या? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम हो कौन? तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम राजपूत भी हो या नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे तो कोई कुलदेवी नहीं है। अब कुलदेवी का मामला आता है भाई, कोई सा भी वंश हो, कोई सी भी रियासत हो, कुलदेवी तो सबकी होती है। दुहड़ जी की बात यहाँ पर पिट गई। अब दुहड़ जी को गुस्सा आया। दुहड़ जी अपनी माँ के पास गए। दुहड़ जी ने माँ से पूछा कि हम कौन है? कि साहब हम राठौड़ है। कि साहब हमारी कुलदेवी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहाँ से आए थे? कि तुम्हारे बड़े बुजुर्ग दक्षिण भारत से आए थे और राष्ट्रकूटों की एक शाखा थी, तो हमारी जो कुलदेवी है वो दक्षिण भारत में है। तो राव दुहड़ जी कर्नाटक चले जाते हैं, दक्षिण भारत में, और कर्नाटक से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आते हैं। और उसी चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को लाकर बाड़मेर के नगाना गांव में उनका मंदिर बनवाया जाता है। नगाना गांव में उनकी स्थापना की जाती है। और यही चक्रेश्वरी माता जो कर्नाटक से आई थी, नगाना में स्थापित होने के कारण इसे नागणेची माता के नाम से जाना जाता है। और ये नागणेची माता जो है वो राठौड़ वंश की कुलदेवी है। अब चाहे वो बीकानेर के राठौड़ हो, चाहे किशनगढ़ के राठौड़ हो, चाहे जोधपुर के राठौड़ हो, कुलदेवी सबकी एक ही होगी। राठौड़ों की कुलदेवी मतलब नागणेची माता। भाई कुल तो एक ही है ना। बीकानेर निकले जोधपुर से ही है। राव जोधा का बेटा था बीका, जिसने बीकानेर की स्थापना की, और फिर यहीं से बाद में किशनगढ़ के राठौड़ निकले। तो ये नागणेची माता ही इनकी कुलदेवी होगी। कुल एक ही है, कुल राठौड़ कुल है, और राठौड़ों की कुलदेवी जो है वो नागणेची माता है। ठीक है साहब। राव दुहड़ के एक जानकारी एक ये भी है कि राव दुहड़ जी जो है इनके भाई थे राव धांधल जी, धांधल जी राठौड़। और धांधल जी राठौड़ के बारे में आप सभी को जानकारी है कि ये धांधल जी राठौड़ जो है लोक देवता
पाबू जी के पिताजी हैं, यानी कि दांदल जी राठौड़ दुहड़ जी के भाई हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये जो राव दुहड़ जिसका इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ये लोक देवता पाबू जी के ताऊ जी हैं, बड़े पापा हैं। ठीक है साहब। तो राव सिंहा जोधपुर राजवंश का संस्थापक, राठौड़ राजवंश का संस्थापक, इनका आदि पुरुष। फिर राव आस्थान जो जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद राव दुहड़ जो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आया और नगाड़ा में नागणेची माता के नाम से उनकी मूर्ति स्थापित करवाई। इसके बाद अगले जो शासक है उनका नाम है राव मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, जब राजस्थानी कला संस्कृति पढ़ेंगे तो वहां एक लोक देवता पढ़ने को मिलता है, मल्लीनाथ जी। साथियों, वो लोक देवता मल्लीनाथ जी यही मल्लीनाथ जी हैं। मल्लीनाथ जी बड़े धार्मिक टाइप के आदमी थे, संत स्वभाव के आदमी थे। राजाओं वाले गुण इनमें कम थे, आध्यात्मिकता में ज्यादा समय व्यतीत करते थे, इसलिए राजस्थान में लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। फिर इनके साथ रहते रहते जो इनकी पत्नी थी रूपादे, वो रूपादे जी भी आध्यात्मिक हो गई और वो भी राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। तो राजस्थान के एक ऐसे राजा रानी, मारवाड़ के शासक राव मल्लीनाथ जी और उनकी पत्नी रूपादे, दोनों पति पत्नी जो है वो लोक देवता और लोक देवी के रूप में पूजे जाते हैं। उसके बाद मल्लीनाथ जी ने आगे बढ़ते हुए, गुंदोद से आगे बढ़ते हुए मेवानगर पर अधिकार कर लिया और मेवानगर जो नाकोड़ा बाड़मेर है, जिसे पहले मेवानगर कहा जाता था, बाड़मेर में स्थित है, इसे अपनी राजधानी बनाया। और अपनी कर्मस्थली पर कई आध्यात्मिक कार्य करने के कारण, कई चमत्कार दिखाने के कारण इस राव मल्लीनाथ जी के नाम पर ही आज बाड़मेर क्षेत्र का नाम है मालानी क्षेत्र। तो मालानी क्षेत्र जो नाम रखा गया वो मल्लीनाथ जी के प्रभाव के कारण ही रखा गया। इसके बाद राव मल्लीनाथ जी का जो बेटा था जगमाल, मल्लीनाथ जी अपने बेटे से बहुत नाखुश रहते थे, क्योंकि बेटा जो है कभी आज इधर दारू पी ले यार, इधर लड़ ले, इससे लड़ाई लिया और उसकी लड़की को छेड़ दे। तो इसमें मल्लीनाथ जी के जो गुण थे वो इसमें विद्यमान नहीं थे। बेटे का नाम था जगमाल, इसलिए मल्लीनाथ जी जो थे अपने भाई वीरम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। एक दिन हुआ यूं कि गुजरात का जो शासक था महमूद बेगड़ा, वो महमूद बेगड़ा की सेना इधर ऊपर दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, या कहीं घूमने के लिए इधर मारवाड़ क्षेत्र में आई होगी, कोई शिकार खेलने या किसी भी काम से, किसी अभियान पर। तो मालानी क्षेत्र की, इस मारवाड़ क्षेत्र की जो जनता थी, यहाँ की जो लड़कियां थी, वो युवा लड़कियां पानी वानी भरने, कोई मेला वेला देखने दूसरे गांव गई हुई थी। सेना ने उन लड़कियों को देखा, वो लड़कियां पसंद आई, उन लड़कियों को उठा के किडनैप करके गुजरात ले गए। ये जानकारी मिली मल्लीनाथ जी को। अब मल्लीनाथ जी क्योंकि खुद संत टाइप के आदमी है, इसलिए मल्लीनाथ जी ने अपने भाई वीरम को इस अभियान के लिए चुना कि जाओ और उन लड़कियों को छुड़ा कर लाओ। वीरम गया, 2-5 दिन चारों तरफ से घेर घुरा के 2-5 दिन में असफल होके वापस आ गया। उसके बाद एक दिन सुबह सुबह जगमाल कहता है कि पापा आजकल बड़े अपसेट लग रहे हो, क्या बात हो गई? कि बात तो कुछ ही नहीं हुई, अपने राज्य से लड़कियों को उठा के ले गए महमूद बेगड़ा के सैनिक। जगमाल ने कहा कि एक ट्राई में करूं, एक बार मैं जाता हूं और लड़कियों को छुड़ा के ले आता हूं, इजी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मल्लीनाथ जी ने कहा तू तो रहने ही दे, जानता हूं तेरे लक्षण, देख रखे हैं तेरे लक्षण, तू रहने दे, तू मत जा। जगमाल ने कहा पापा एक बार जाने तो दो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मल्लीनाथ जी ने कहा भाई तू चल जा, कोई बात नहीं है। इधर जगमाल जाता है और अहमदाबाद का जो किला है उस किले को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन उस किले की सुरक्षा इतनी जोरदार थी कोई मतलब नहीं निकला। 5-7 दिन बाद कोई शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज का दिन था, और किसी ने इसको बताया कि गांव से बाहर, इधर गुजरात से बाहर की साइड कोई पीर बाबा की मजार है, उस मजार पर शुक्रवार के दिन महमूद बेगड़ा की जो बेटी है वो आशीर्वाद लेने के लिए आती है। कोई पीर फकीर की मजार है, तो वहाँ एक मेले का भी आयोजन होता है जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन। तो ये अच्छा मौका है, हम उसको वहाँ से किडनैप कर सकते हैं। तो जो लड़कियाँ थी वो लड़कियाँ भी महमूद बेगड़ा की बेटी गिंदोली के साथ में उस मजार पर जाती है, और ये वहाँ भिखारी के भेष में उस मजार के बाहर बैठ जाते हैं, माई दे दे माई करके। तो वहाँ बैठते हैं, जैसे ही गिंदोली आती है और वो मारवाड़ की लड़कियाँ देखने को मिलती है,
तो जगमाल उन लड़कियों को तो वहां से लेकर आता ही आता है, साथ में महमूद बेगड़ा की बेटी गिंदोली को भी उठा लाता है। और वो दिन था जब वो गिंदोली को उठा के लाया, वो गुजरात की राजकुमारी को उठा के लाया, वो दिन गणगौर का दिन था। इसलिए आज भी मारवाड़ वाले क्षेत्र में गिंदोली गाई जाती है, गिंदोली के गीत गणगौर पर गाए जाते हैं। ये परंपरा वहां की बन चुकी है। तो ये गिंदोली जो है ये गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की बेटी थी। और राव मल्लीनाथ जी के सामने जब ये आया, तब राव मल्लीनाथ जी कह रहे थे, कहा था ना तुझे, नकटे आदमी, अपनी बेटियां लेके आनी थी, उनकी बेटियां नहीं लेके आनी थी। इस वजह से फिर बाद में राव मल्लीनाथ जी जो हैं, इन्होंने इस जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बजाय इन मल्लीनाथ जी का जो भाई था, भाई का नाम था वीरम, इस वीरम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राव मल्लीनाथ जी के बाद कई शासक हुए, लेकिन जो अगला शासक हम पढ़ेंगे उनका नाम है राव चूंडा। और राव चूंडा के बारे में जब मेवाड़ में राणा लाखा का इतिहास हमने पढ़ा था, तो राव चूंडा का इतिहास भी हमने देखा था। और राव चूंडा अब आगे बढ़ता है और मंडोर को अपनी राजधानी बना लेता है। और मंडोर इनको जो है वो दहेज में मिला था। प्रतिहारों की एक शाखा थी इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहारों पर राव चूंडा ने अटैक किया था और उनकी बेटी से विवाह कर लिया था। और दहेज में प्रतिहारों ने इसे मंडोर दिया था। तो मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। और ये जो मंडोर जो है इन्हें दहेज में मिला था साहब, और मंडोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इनकी जो पत्नी थी रानी चांद कंवर जी, चांद कंवर जी के द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ये चांद बावड़ी दौसा वाली नहीं है, जो आभानेरी की चांद बावड़ी है वो नहीं है। मारवाड़ क्षेत्र में मंडोर वाले एरिया में चांद बावड़ी है, एक तालाब टाइप एक बावड़ी बनी हुई है। तो वो जो चांद बावड़ी है दौसा वाली वो अलग है, और ये जो चांद बावड़ी है जो चांद कंवर ने बनाई वो अलग है। ठीक है साहब, चलो। फिर राव चूंडा के 3 औलादे थी, एक रणमल राठौड़, एक हंसाबाई और एक कान्हा। कान्हा सबसे छोटा था, तो राव चूंडा ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया कान्हा को। और कान्हा के समय रणमल की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि छोटा भाई शासन करे और बड़ा भाई उसके दरबार में निठल्ले की तरह बैठा रहे। तो रणमल ने खेल खेला और रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ करवा दिया। और सारी कहानी मैं आपको मेवाड़ में समझा चुका हूं। फिर इनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था मोकल। मोकल के मरने के बाद मोकल का बेटा राणा कुंभा शासक बना। और उस राणा कुंभा को ये रणमल राठौड़ भारमली की सहायता से मरवाना चाहता था, लेकिन कुंभा ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए भारमली से उल्टा रणमल को ही मरवा दिया। तो ये रणमल राठौड़ के मरने के बाद राणा कुंभा ने मंडोर पर सेनाएं भेजी। और उस समय मंडोर पर जो शासक बनेगा वो है राव जोधा। तो राव जोधा मंडोर छोड़कर, जो रणमल का बेटा था वो मंडोर छोड़कर भाग जाता है। तो कुल मिला के राव चूंडा, मंडोर इनको दहेज में मिला था और मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। इनके 3 औलादे थी, एक रणमल राठौड़ था, एक हंसाबाई थी और एक कान्हा था। कान्हा को इन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया था और हंसाबाई जो है इसका विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से हो गया था। और ये हंसाबाई राणा कुंभा की दादी लगती थी। रणमल का बेटा जिसका नाम है राव जोधा, वो मारवाड़ का अगला शासक बनेगा। राव जोधा की बात अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, तो जब रणमल राठौड़ की हत्या राणा कुंभा ने की थी, तब राव जोधा मेवाड़ में ही था। और जब राव जोधा को लगा कि पापा तो मर चुके हैं और ये कुंभा जो है वो अब मुझे भी मारेगा, इसलिए ये कुंभा जोधा जो है वो भागकर मंडोर आ जाता है। जब कुंभा को पता चलता है कि जोधा कहाँ है, तो जोधा मंडोर में है, तो मंडोर पर सेना भेजी जाए। और मंडोर पर मेवाड़ की सेना भेजी जाती है और उस सेना का नेतृत्व करते हैं कुंवर चूड़ा, मेवाड़ के भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो कुंवर चूड़ा थे, उन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया और राव जोधा अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं काहुनी गांव में। अपने बीकानेर वाले क्षेत्र में एक गांव आता है काहुनी गांव। काहुनी गांव चला जाता है राव जोधा। बाद में मंडोर प्राप्त करने के लिए कई प्रयास करता है, लेकिन अंततः 1453 में
एक संधि होती है और उस संधि का नाम है आंवल बांवल की संधि। राजमाता हंसाबाई, हंसाबाई ये देखती है कि इधर मेवाड़ में अपना पोता कुंभा शासन कर रहा है, उधर मारवाड़ में अपना भतीजा जोधा वो भागा भागा फिर रहा है। तो दोनों के बीच जो संघर्ष हो रहा है उस संघर्ष को खत्म करने के लिए, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ दो बड़ी रियासतें आमने सामने थी, एक दूसरे के खून की प्यासी थी, इसलिए हंसाबाई की मध्यस्थता से एक संधि होती है आंवल बांवल की संधि। इस आंवल बांवल की संधि को हम मेवाड़ में राणा कुंभा वाले चैप्टर में बड़े गहराई के साथ पढ़ चुके हैं। इस संधि के बाद जोधा को जो है वो मंडोर वापस मिल जाता है और वापस जोधा जो है वो मंडोर पर अपना अधिकार कर लेता है, शासन शुरू करता है। लेकिन चूंकि मंडोर जो है वो विद्रोह का केंद्र था, कई विद्रोह वहां होते थे, इस वजह से 1459 में राव जोधा के द्वारा एक शहर बसाया जाता है। उस शहर का नाम है जोधपुर शहर। याद रखना, जोधपुर शहर 1459 में इसकी स्थापना की जाती है और ये स्थापना की जाती है राव जोधा के द्वारा, क्योंकि इनकी जो राजधानी थी मंडोर वो इतनी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए जोधपुर को अब अपनी राजधानी ये बनाएगा। जोधपुर शहर की स्थापना की गई 1459 में। साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि जोधपुर की स्थापना के फिक्स 100 साल बाद 1559 में 100 साल बाद उदयपुर शहर की स्थापना की जाती है उदय सिंह जी के द्वारा। तो ये 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना करते हैं। और जोधपुर शहर जैसा आप जानते हो राजस्थान के नीले शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। जोधपुर में फिर इनके द्वारा चिड़िया की टोक पहाड़ी पर एक किला बनवाया गया, उसका नाम था मेहरानगढ़ का किला, जिसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर में है यह भी राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। फिर इस मेहरानगढ़ में ही नागणेची माता के मंदिर और चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया। तो सबसे पहले 1459 में जोधपुर शहर बनाया, फिर इस जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला बनवाया और उस मेहरानगढ़ के किले में नागणेची माता और चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो चामुंडा माता और नागणेची माता जो इनकी कुल देवी है, नागणेची माता का मंदिर सबसे पहले बनवाया था राव दुहड़ ने। कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाया था और नगाड़ा गांव में उसकी स्थापना करवाई थी। लेकिन नागणेची माता की मूर्ति को या इस मंदिर को जोधपुर ट्रांसफर करने वाला जो शासक है वो है आपके राव जोधा जी। तो राव जोधा जिनके बारे में हमने पढ़ा कि जब रणमल राठौड़ की हत्या हुई तो ये मेवाड़ से भागकर मंडोर आ गया और जब मंडोर पर कुंभा ने अधिकार कर लिया तो बीकानेर के काहुनी गांव चला गया। बाद में आंवल बांवल की संधि से सारा मैटर सोल्व हुआ और मंडोर इनको वापस मिला। फिर 1459 में राजधानी को थोड़ा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जोधपुर शहर बसाया, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला बनाया और मेहरानगढ़ के किले में चामुंडा माता और नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इस राव जोधा के 5वें नंबर का बेटा था जिसका नाम था राव बीका, और उन राव बीका जी के द्वारा बीकानेर में नए वंश की स्थापना की गई, नई शाखा की शुरुआत की गई और वो कहलाए बीकानेर के राठौड़। तो बीकानेर का राठौड़ वंश जो है उनके संस्थापक, उनके आदि पुरुष माने जाते हैं राव बीका। और राव बीका कौन थे? राव बीका राव जोधा के बेटे हुआ करते थे। ठीक है साथियों, राव जोधा के बाद राव सातल शासक बने, राव सातल के बाद राव सूजा शासक बने और सूजा के बाद जो है वो राव गांगा शासक बने। तो अगले शासक जो हम पढ़ेंगे उनका नाम है राव गांगा। राव गांगा के समय एक युद्ध लड़ा गया जो इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध का नाम था साहब सेवकी गांव का युद्ध। सेवकी गांव का युद्ध 1529 में लड़ा गया। यह युद्ध लड़ा गया राव गांगा और नागौर के दौलत खां के बीच में। और इस युद्ध में राव गांगा और राव जेतसी ने एक साथ युद्ध लड़ा। ये राव गांगा जो मारवाड़ का शासक है और राव जेतसी जो है वो बीकानेर के शासक है। इस युद्ध में राव गांगा की विजय हुई और
दौलत खां इस युद्ध में हार गया। राव गांगा की मृत्यु जो है वो अपने आप में एक पहेली है कि राव गांगा किस प्रकार मरे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साहब नशे में की आदी थे, अफीम का खूब सेवन किया करते थे। एक दिन बैठे बैठे कोई पुराने गाने सुन रहे होंगे या किसी की कोई याद आ गई होगी, तो झरोखे में बैठे थे, अफीम के नशे में झोंका आया, नीचे गिरे और मर गए। ऐसा मानने वाले इतिहासकार हैं इतिहासकार वी.एन. रेव, विश्वेश्वर नाथ रेव। वी.एन. रेव साहब कहते हैं कि खिड़की से गिरकर अफीम के नशे में खिड़की में बैठे हुए थे और खिड़की से गिरकर जो है वो इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा मानने वाले हैं वी.एन. रेव। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी और शर्मा जी, ये दोनों मानते हैं कि इनका जो बेटा था राव मालदेव, उस राव मालदेव ने गंगा जी को मार दिया, गंगा जी की हत्या कर दी और मारवाड़ का अगला राजा बन गया। तो राव गंगा जो सेव के गांव का युद्ध लड़ा और इनकी मृत्यु बाद में इनकी हत्या बाद में इन्हीं के बेटे के द्वारा कर दी जाती है। और यही राव मालदेव जो है वो अगला शासक बन जाता है और राव मालदेव को कहा जाता है मारवाड़ का पितृहंता। ठीक है साथियों, तो ये आपके राव गांगा जी थे।